हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स देखे थे, है ना। तो आज उसी से अपन कंटिन्यू करेंगे और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की जो अपन ने टर्म देखी थी, जो रिएक्शन इक्वेशन देखी थी, उसी से अपन आगे कंटिन्यू करके और उस इक्वेशन से एसिड्स एंड बेसिस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, हिंदी में इसे बोलेंगे आपेक्षिक सामर्थ्य। ठीक है ना, अम्ल और क्षार की आपेक्षिक सामर्थ्य। देखिए एसिड बेस की जब हमने रिएक्शन देखी थी तो हमने क्या देखा था कि जब एसिड्स न्यूट्रलाइजेशन टाइप की रिएक्शन है, ठीक है ना, एक एसिड रिएक्शन कर रहा है बेस से, ठीक है, तो एसिड अपने करिस्पॉन्ड में क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस, और बेस अपने करिस्पॉन्ड में किसका फॉर्मेशन करता है, कॉन्जुगेट एसिड का। ठीक है, अच्छा हमारा मोटिव क्या है, देखिए हमारा मोटिव है स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना, है ना, किसकी स्ट्रेंथ को, एसिड एंड बेसिस की। ठीक है, तो वन बाय वन अपन एसिड्स, फर्स्ट अपन एसिड्स का लेंगे, देन बेसिस का लेंगे एंड देन स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन से आपको क्या पता लग रहा है, देखिए ये एसिड है और हमें पता है कि आयरनलेस एसिड देखा हमने, ब्रोंस्टेड एसिड देखा। ठीक है, तो जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, H+ आयन को लिबरेट करते हैं, लूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि AH कोई एसिड है, ठीक है ना, ये रिएक्शन करेगा बेस से, ठीक है, और ये क्या देगा आयनाइजेशन के बाद में A- प्लस BH, ठीक है ना। ठीक है, तो अच्छा ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये AH है, AH ने क्या किया, प्रोटॉन H+ को क्या किया, लॉस किया, इट लॉसेज इट्स H+ आयन एंड कन्वर्ट्स इनटू A-। ये क्या है इसका कॉन्जुगेट बेस, AH का कॉन्जुगेट बेस है A-। ठीक है, ये हम देख चुके थे। ठीक है, अच्छा ये बेस है, इस बेस का क्या बन रहा है यहाँ पे, ये कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन को देख के आपको क्या पता लग रहा है, देखो जैसे मैं अगर जानना चाहती हूँ कि ये एसिड कितना एसिडिक है तो मैं कैसे जान पाऊंगी, देखिए ये कितने नंबर ऑफ H+ आयन डोनेट करे उसके अकॉर्डिंग में। ठीक है, तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगी कि वो एसिड सबसे अच्छा एसिड होगा जो जिसके पास में H+ आयन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है ना, और दूसरी चीज यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रही है, ये A-। ठीक है, यहाँ पे इसने जो ये कॉन्जुगेट बेस बनाया है, मान लीजिए कि ये कॉन्जुगेट बेस क्या होता है कि एक ऐसा कॉन्जुगेट बेस है, ये A एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, इस नेगेटिव चार्ज को अपने पास में स्टेबलाइज नहीं कर रहा है। ठीक है, स्टेबलाइज करने का मतलब है कि ये अपने पास में नेगेटिव चार्ज को अटेन नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो इस A के ऊपर रहेगा। ठीक है ना, अनस्टेबलाइज सिचुएशन में रहेगा, तो उस केस में क्या होगा कि ये A- जो है वो वापस H+ आयन को लेकर के और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AH में। ठीक है ना, दैट मीन्स अगर A- जो है वो अनस्टेबल है, अगर A- अनस्टेबल है तो उस केस में क्या होगा, ये वापस H+ आयन को जो लूज किया था इस एसिड ने, AH ने लूज किया था, उसको वापस लेकर के और किस में, रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉलो करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन AH में, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा होता है कि ये स्टेबल हो जाए, ये जो नेगेटिव चार्ज अराइज हुआ है A- में वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, दैट मीन्स ये A- जो है वो स्टेबलाइज हो जाए, है ना। अगर ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस A के पास में स्टेबलाइज हो जाए, जैसे मान लीजिए कि अपन जैसे हैलाइड की तरफ मूव करते हैं, जैसे F- है, Cl- है, Br- है और I- है, तो उस केस में क्या होता है, जब अपन अप टू डाउन मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाती है, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है I- का जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो आसानी से इस पूरे लार्ज साइज के आयोडाइड के साथ में जो है स्प्रेड आउट हो जाएगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, इसको मतलब चार्ज, अगर इसके ऊपर चार्ज भी है तो ये आराम से इसको अकोमोडेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास में एक तो वैकेंट d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, दूसरा इसके पास में साइज भी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है।
ठीक है ना। इस सिचुएशन के अंदर ये I माइनस ऐसा नहीं चाहता है, ठीक है। जैसे Br माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, Cl माइनस का साइज भी क्या होता है, बड़ा होता है, वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है इसके पास में, तो ये क्या करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन को शो नहीं करता, जबकि I माइनस तो रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर लेता है और HI में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस कंसेप्ट को अभी अपन नहीं देख रहे, अपन क्या देख रहे हैं, देखिए जैसे स्टेबलाइज होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है उस केस के अंदर यहाँ पे जैसे मान लीजिए Cl माइनस बनाए, हम इन दो को कंपेयर करते हैं, क्लोराइड आयन को और क्लोराइड आयन को कंपेयर करते हैं, तो इसके क्लोराइड आयन के कंपैरिजन में फ्लोराइड आयन के साइज क्या है, स्मॉल है, उसके केस में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे रिंग के मतलब इतने छोटे से स्पेस में स्प्रेड आउट हो रहा है, जबकि Cl माइनस के केस में इतने बड़े स्पेस के अंदर स्प्रेड आउट होगा। दैट मीन्स ये जो Cl माइनस जो है वो नेगेटिव चार्ज को आसानी से स्टेबलाइज कर पा रहा है। तो ये जो Cl माइनस है ये H प्लस आयन को वापस से एक्सेप्ट नहीं करके और वापस से जो है रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से F माइनस जो है ये क्योंकि ये स्मॉल साइज का है तो ये वापस रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर सकता है, ठीक है ना। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ होती है HF, HCl, HBr और HI की। सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड जो होता है वो HI होता है। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो आयोडाइड I माइनस बना है, HI जो डिसोशिएट होने के बाद में जो आयोडाइड माइनस देता है, जो कॉन्जुगेट बेस देता है, वो कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है ना। ये स्टेबलाइज कॉन्जुगेट बेस देता है, इसीलिए HI जो है वो बेस्ट एसिड होता है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया है ये एग्जांपल ताकि मैं आपको कॉन्जुगेट बेस के बारे में बता सकूं, कॉन्जुगेट बेस का जो कॉन्सेप्ट है उसे बता सकूं कि जो 2 फैक्टर्स हैं हमारे वो यहाँ पे कंसाइन करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स को फाइंड आउट करने के लिए। एक तो अच्छा एसिड होना चाहिए, अच्छा एसिड होना दैट मीन्स वो अच्छे से डिसोशिएट हो जाए और H प्लस आयन को अच्छे से आराम से डोनेट कर ले, ठीक है ना, और उसके जो नंबर्स है वो भी इंक्रीज हो, यानी कि ऐसा एसिड जो आसानी से H प्लस आयन को डोनेट कर सकता है। और दूसरी चीज इस रिएक्शन में बनने वाला कॉन्जुगेट बेस जो है वो भी क्या होना चाहिए, स्टेबलाइज होना चाहिए। ये 2 फैक्टर्स जो है वो हमारे एसिड की स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं, ठीक है। फर्दर हमने देखा था कि जब हम एसिड की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करेंगे, वही रिएक्शन कांस्टेंट, देखो एसिड बेस को फाइंड आउट करने के लिए हम एक पीएच स्केल का यूज़ करते हैं ना। तो पीएच स्केल के इसी के साथ साथ मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, pK की वैल्यू, है ना। और जब अपन इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ऐसी इक्वेशन जो इक्विलिब्रिया के अंदर है, जैसे कि अगर मैं रिएक्शन करा रही हूँ एसिड की किसके साथ में, बेस के साथ में, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करेगा और एसिड जो है अपने करस्पॉन्डेंट में वही कॉन्जुगेट बेस B1 का फॉर्मेशन कर रहा है और ये बेस जो है वो क्या कर रहा है, कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं इस एसिड की रिएक्शन कराती हूँ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन दैट मीन्स H2O। जब किसी एसिड की रिएक्शन वाटर के अंदर कराई जा रही है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वाटर की कैसी प्रकृति होती है, इसका क्या मतलब नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक दैट मीन्स उभयधर्मिता, दैट मीन्स अगर इसको एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये एज ए बेस एक्ट करेगा और बेस के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो एज ए एसिड एक्ट करेगा। तो वही मैं क्या कर रही हूँ, एसिड की रिएक्शन करा रही हूँ किसके साथ में, बेस के साथ में। यहाँ पे मैंने जो अपना सॉल्वेंट लिया है वाटर, वही क्या है यहाँ पे मेरा एज ए बेस एक्ट करेगा, ठीक है। और एसिड के करस्पॉन्ड में क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, और इस बेस के करस्पॉन्ड में क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर, ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, क्लियर। तो अच्छा यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास में हमें क्या मिल रहा है, देखो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है ना, तो इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू लिख सकती हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिख रही हूँ, देखो यहाँ पे जितना अमाउंट जो है एसिड जो जितने अमाउंट H प्लस आयन को लिबरेट कर रहा है उसको मैं इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकती हूँ। दैट मीन्स अगर मैं वैल्यू लगाऊंगी यहाँ पे K की तो इस K से मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ,
जितने H+ आयन ट्रांसफॉर्म हुए यानी कि एसिड से जितने H+ आयन ट्रांसफॉर्म हुए हैं H3O+ यानी कि बेस के पास में, वो फाइंड आउट कर सकती हूँ। यानी कि K की वैल्यू जब मैं लिखूंगी, अच्छा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, हमें पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्लियर? मान लीजिए कॉन्जुगेट बेस B1 है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास में मिल जाएगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि B1 की कंसंट्रेशन मल्टीपल टू द H3O+ की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड, इसको मैं A1 नाम दे देती हूँ, एसिड A1 की कंसंट्रेशन मल्टीपल विद द H2O की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये तो आपके होगी वैल्यू ऑफ K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको नंबर दे देते हैं 1। क्लियर? तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो ट्रांसफॉर्म हुए वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब अपने को क्या करना है, देखो स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब अपन इस एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब एसिड डिसोसिएट होगा और फिर ही तो H+ आयन देगा, तो जितना अमाउंट इसका डिसोसिएट होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें इसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता लग जाएगा। दैट मीन्स एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka, उससे हम इसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, डिसोशिएट कैसे होगा, जब अपन इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो एसिड डिसोशिएशन है, इस एसिड का जो डिसोशिएशन है और इसका जो कांस्टेंट Ka है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हमारे सॉल्वेंट H2O की कंसंट्रेशन के। गॉट इट? ये कैसे आया, पता चला आपको? देखो कोई भी एसिड है उसको सॉल्वेंट में डालेंगे तभी तो वो डिसोशिएट होगा। दैट मीन्स हमने जो सॉल्वेंट लिया है उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका डिसोशिएशन कांस्टेंट। ठीक है ना? दैट मीन्स K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2O। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट K। ये जो कांस्टेंट K है हमारा, ये कांस्टेंट K हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमने फाइंड आउट किया है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए पुट करेंगे वैल्यू ऑफ K, पुट वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ K, by putting the value of K into इस कैपिटल K है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में इसके अंदर K की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए K की वैल्यू मिल जाएगी। सो K इज इक्वल्स टू, K की वैल्यू क्या थी हमारी, H3O+ की कंसंट्रेशन बेस B1 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A1 की कंसंट्रेशन इनटू H2O की कंसंट्रेशन, देन इट इज मल्टीपल विद द H2O की कंसंट्रेशन। ये तो था हमारा Ka, कंप्लीट Ka है ना। अब यहाँ पे क्या है, देखो इस H2O से ये H2O कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखो Ka इज इक्वल्स टू H3O+ की कंसंट्रेशन B1 यानी कि बेस की कंसंट्रेशन और जो हमने एसिड यूज किया था उसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा क्या है, अच्छा ये H3O+ क्या है, इनडायरेक्टली आपको पता है कि हाँ ये हाइड्रेटेड H+ आयन को डिनोट करता है। दैट मींस हम इसे H+ आयन की कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, देखो Ka इज इक्वल्स टू H+ आयन की कंसंट्रेशन बेस B1 की कंसंट्रेशन अपॉन A1 की कंसंट्रेशन। क्लियर? तो ये हमारी जो इक्वेशन है, नंबर इसका आ जाएगा आपके 4। ये क्या है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको डिनोट करेगा ये इक्विलिब्रियम, सॉरी ये किसको डिनोट करेगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, अम्ल वियोजन स्थिरांक। तो Ka क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, अम्ल वियोजन स्थिरांक मैं लिख देती हूँ इसे मैं
तो यहाँ इससे हम किसको फाइंड किसी भी एसिड के स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इसी तरह से अपन क्या करेंगे, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो वही है, अब हम जो बेस लेंगे, मान लीजिए कि हमने बेस ले लिया P1, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम, वही सॉल्वेंट वही ले रहे हैं, वाटर H2O से रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एम्फोटेरिक इसका नेचर होता है H2O का, तो जब बेस से रिएक्शन कराएंगे तो ये एज ए एसिड एक्ट करेगा। क्लियर? तो ये बेस जब H2O से रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, BH प्लस। क्लियर? BH प्लस OH माइनस। ठीक है, ये बेस है, जब इसने H2O से रिएक्शन करी तो इसके करस्पॉन्ड में क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड। यहाँ पे ये एसिड है, जब इसने रिएक्शन करी बेस से तो इसके करस्पॉन्ड में क्या बना, कॉन्जुगेट बेस। क्लियर? इसके लिए अपन अगेन जैसे हमने एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट में K की वैल्यू निकाली थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसके लिए भी निकालेंगे, वही वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनटू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दैट इज B1 इनटू H2O। अगेन जब आपको Kb फाइंड आउट करना है तो इसकी कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी H2O के, जो हमने एक बार सॉल्वेंट लिया है उसके। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, इज इक्वल्स टू का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर? कांस्टेंट डेवलप अराइज हो जाएगा और वही H2O नंबरिंग करते रहना, इसको 5 कर दो, इसको 6 कर सकते हैं, इसको 7, इसको 8 कर सकते हैं। ठीक है, देन Kb की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी, BH प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय B1 H2O। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, Kb की वैल्यू। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, देखना। ट्विस्ट ये है कि Kb की वैल्यू में हमें किसको फाइंड आउट करना है, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। बेस की स्ट्रेंथ को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ रहा है, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना पड़ रहा है। ठीक है, जबकि हमने क्या देखा था पीएच के अंदर कि हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट हम इतना इजीली नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखो उस केस में हमारे पास में एक ऑप्शन यहाँ पे है। ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एसिड। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस Kb को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि हम इसको एसिड की फॉर्म में ले आए, यानी कि Ka की फॉर्म में ले आए, यानी कि इसी इक्वेशन से हम Ka भी फाइंड आउट कर लें। तो इस इक्वेशन में डिसोसिएशन किसका हो रहा है, बेस का ही हो रहा है। तो इस इक्वेशन के लिए जो हम Ka निकालेंगे वो किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, बेस का। बात समझ में आ रही है ना, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स इसके लिए अगर हमारे पास में जो इक्वेशन मिली थी उसके लिए क्या फॉर्म हुआ था, बेस से क्या बना था, कॉन्जुगेट एसिड। बेस ने जब रिएक्शन करी थी एसिड से यानी कि H2O से, तो क्या बना था, इसका कॉन्जुगेट एसिड, है ना। तो इस कॉन्जुगेट एसिड से हम क्या करेंगे, इस कॉन्जुगेट एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल देते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, हम आसानी से जो है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये नीचे आएगा, है ना, BH एट द राइट सबस्क्रिप्ट में आएगा ये BH, है ना। चलिए Ka, अच्छा हम क्या कर रहे हैं, BH प्लस इस कॉन्जुगेट एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट देख रहे हैं। ठीक है ना, इसको डिसोशिएट करो पहले, BH प्लस, इसको जब आप डिसोशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा B प्लस H प्लस, ये चीज मिलेगी आपको। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए जब आपको अगर आपको K निकालना है इस इक्वेशन के लिए, तो आप कैसे निकालोगे, ये तो इसके प्रोडक्ट हो गए, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिख दीजिए पहले, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगी आपकी Ka की वैल्यू। ठीक है, नाम दे देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 10। ठीक है,
अब अपन को क्या करना है, अगर इस पूरी रिएक्शन को अगर आपको लिखना है, इस पूरे रिएक्शन के लिए अगर आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट रिएक्शन में हमने K भी फाइंड आउट किया था, सेकंड इक्वेशन से अपन सेम इक्वेशन से अपन ने क्या Ka फाइंड आउट किया है, ठीक है। अगर अपन Kb मल्टीपल टू द Ka कर दें, क्योंकि इक्वेशन तो यही है, यहाँ पे हमने बेस लिया है, यहाँ पे इसको हमने एसिड माना है, तो एसिड और बेस के लिए जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, है ना। तो Kb इंटू Ka कराना है, ठीक है। तो Ka की वैल्यू क्या आई है आपके पास में, पहले तो Kb की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। Kb की वैल्यू क्या आई थी, देखते हैं वापस एक बार, ये देखो, ये रही Kb की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 9 से, इसको यहाँ पे पुट करते हैं। Kb की वैल्यू आई थी हमारे पास में BH प्लस मल्टीपल विद द OH माइनस आयन डिवाइडेड बाय B, एंड Ka की वैल्यू क्या आई हमारे पास में, देखिए BH प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय BH प्लस, ठीक है। देखिए अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, BH प्लस कैंसल आउट विद दिस BH प्लस, दिस B इज कैंसल आउट विद दिस B, क्लियर। तो अब हमारे पास में ओवरऑल क्या आउटपुट बचा है, सो Kb इंटू Ka इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या बचा है, OH माइनस की कंसंट्रेशन H प्लस की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये OH माइनस आयन और H प्लस की कंसंट्रेशन किसको डिनोट करती है, Kw को, है ना। दैट मीन्स Kb इंटू Ka इज इक्वल्स टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू Kw, ठीक है। ऐसे लिखो इसको एक साथ, Kb इंटू Ka इज इक्वल्स टू Kw, यानी यहाँ पे Kw क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लास्ट क्लास में कि Ka और Pka में इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। कैसे बताई थी, हमने क्या देखा था, मैंने आपको 3 टर्म्स बताई थी। pH मैंने क्या बताया था, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। उसी तरीके से pKa क्या बताया था, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। यहाँ से देख लो, ये pKa है, ये Ka है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, सो Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, क्लियर। तो अगर मैं pKa प्लस pKb करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, pKw, क्लियर। इन दोनों में फर्क है, देखो pK वैल्यूज और Ka वैल्यूज, pKw और Kw में फर्क है, उसे समझना। pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw होता है, और Ka मल्टीपल विद Kb इज इक्वल टू Kw, क्लियर, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए जब अपने बेस यूज में लिया है तो उसके लिए Kb को फाइंड आउट किया है, जब एसिड यूज किया है तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka फाइंड आउट किया है, और इन दोनों को जब अपन ने मिक्स किया है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमने Kw को फाइंड आउट किया है। अच्छा, Kw कब होगा, जब सॉल्वेंट हमने वाटर लिया है, सॉल्वेंट हमने क्या लिया है, वाटर, क्लियर। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए Kw की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो फर्दर जो हमने पहले 2 इक्वेशन लिखी है उसमें हम Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट से अपन